भाई गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन एकेडमी में। तो स्टूडेंट देखिए, पी ब्लॉक हम इस टाइम चैप्टर पढ़ रहे हैं और पी ब्लॉक चैप्टर के हम ग्रुप 17 को इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 17 को और इसमें स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑक्सो एसिड को, इंटरहैलोजन कंपाउंड को और ग्रुप 17 की कुछ प्रॉपर्टीज को, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, एसिडिक कैरेक्टर को हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर क्लास 12 और जेई मेंस के लिए भी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लेक्चर वीडियो को, और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट, अब आज वो है ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। देखिए स्टूडेंट, मैं कंटिन्यू पी ब्लॉक के स्टार्टिंग से वीडियोस बनाता आ रहा हूँ। आप प्लीज़ मेरी यूट्यूब लिंक पे जाएं और वहाँ से बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते आए होंगे तो आपको मैंने कई बार मीनिंग समझाया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सो एसिड। देखिए ऑक्सो एसिड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लोरीन के ऑक्सो एसिड। फ्लोरीन, देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हमने फ्लोरीन के लिखे हैं, फ्लोरीन का केवल एक ही आपको जो होता है ऑक्सो एसिड मिल सकता है। ऑक्सो एसिड उसे बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बाकी तीसरा वो होगा जिसके आप ऑक्सो एसिड देखना चाहते हैं। सपोज आप सल्फर का अगर देखना चाहते हैं तो वो होता है HOS के साथ, ऐसा कुछ। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैं केवल एक एग्जांपल बता रहा था आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो ये याद रखिए कि ऑक्सो एसिड होते क्या है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। तो जैसे मैं फ्लोरीन का बनाना चाह रहा हूं तो है HOF। जैसे देखिए मैं Cl का बनाना चाहता हूं तो होगा HOCl। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि HO जिसमें कॉमनली आएगा ही आएगा, वो ऑक्सो एसिड होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए जैसे मैंने फ्लोरीन का बनाया तो फ्लोरीन का केवल एक ही होता है, वो है हाइपोफ्लोरस एसिड। ये जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट, जो हाइपोफ्लोरस एसिड होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होता है। ठीक है, केवल -40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो स्टेबल होता है। ठीक है ना, चाहे तो मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ, ये इस पे स्टेबल होता है, -40 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होता है। अच्छा, क्लोरीन के साथ थोड़ा 2-3 और भी हैं, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि HOCl हाइपोक्लोरस एसिड है, एक होता है ओनली क्लोरस एसिड, जैसे कि HOCl। ठीक है, HOClO, इसको हम बोल सकते हैं स्टूडेंट क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। ठीक है स्टूडेंट, तो HOCl को बोल सकते हैं स्टूडेंट हम क्लोरस एसिड। अब देखिए इससे थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं एडवांस थोड़ा सा, वो है HOClO2। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट क्लोरिक एसिड। ये आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुना होगा, क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके अलावा एक और भी है क्लोरीन का, HOClO3। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले HOCl, फिर है HOClO, फिर HOClO2, HOClO3, HOClO4 भी होता है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन फिलहाल इतना ही देखिए आप, HOClO3 तक अगर हम देख रहे हैं तो स्टूडेंट इसको बोलते हैं स्टूडेंट पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। तो देखिए क्लोरीन के जो ऑक्सो एसिड होते हैं वो आपके पास 1, 2, 3 एंड 4 है स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसको। अब चलिए अब हम बात करते हैं ब्रोमीन के, कि ब्रोमीन के कितने ऑक्सो एसिड होते हैं। तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का होता है स्टूडेंट HOBrO2, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट ब्रोमिक एसिड। इसका एक और भी होता है स्टूडेंट, वो होता है HOBrO3। ठीक है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं पर ब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, तो ब्रोमीन के आपके पास केवल 2 ही होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आयोडीन पे। तो आयोडीन के जो ऑक्सो एसिड होते हैं स्टूडेंट वो होता है HOiO2। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड, जो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा HOiO3। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं पर आयोडिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट हमारे पास ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए स्टूडेंट, आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग या फिर जेईई मेंस के अकॉर्डिंग आपको 2 या 3, हर एक के 2-2 आपको ऑक्सो एसिड जरूर पता हो। फ्लोरीन के अलावा देखिए फ्लोरीन का तो एक ही होता है, लेकिन क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन का आपको 2-2 एटलीस्ट पता होना चाहिए कि उसके ऑक्सो एसिड होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बोर्ड आपके पास आ सकता है एग्जाम में कि गिवन द नेम ऑफ द क्लोरीन ऑक्सो एसिड।
क्लोरीन का जो ऑक्सो एसिड होगा वो होगा HOCl, HOClO, HOClO2, HOClO3। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। जैसे ब्रोमीन का आप याद रखेंगे। देखिए एक चीज बिल्कुल कॉमन है इन सब में। यहां से अगर आप देखते हैं, देखिए क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो HOClO2, HOClO3, सेम चीज ब्रोमीन की। ये ट्रिक है स्टूडेंट, ठीक है। HOBrO2, HOBrO3, HOiO2, HOiO3, यानी कि इसमें केवल यहां पे देखिए, यहां पे Br आ जाएगा, यहां पे भी Br आ जाएगा, यहां पे I आ जाएगा, यहां पे भी I आ जाएगा। तो आपके तीनों तो सीधा कवर हो गए। अब बचा केवल एक फ्लोरीन। फ्लोरीन का HOF ही होता है स्टूडेंट, बस आपको डायरेक्टली ऐसे याद रखना है इसको। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको यहां तक समझ में आया होगा। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है इनका एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर, देखिए आपके पास हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे आ जाए HOClO4, ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाए HClO3, HClO2, HClO। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जितने ज्यादा ऑक्सीडेशन बढ़ता जाएगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, है ना। तो यहां पे देखिए सबसे कम इसमें है, ठीक है, और सबसे हाईएस्ट इसमें है। तो देखिए सबसे हाईएस्ट होने के रीजन से एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसका होगा। इससे कम किसका होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें कम हुई तो इसमें ऑक्सीडेशन जो एसिडिक कैरेक्टर वो कम हो जाएगा। इसमें सबसे कम होगा HOCl का, उससे ज्यादा किसका है HOCl2 का, उससे भी ज्यादा HOCl3 का, और सबसे ज्यादा जो है स्टूडेंट वो किसका है HClO4 का। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको समझ में जरूर आया होगा। ऐसे स्टूडेंट हमारे पास आता है ऑक्सीडाइजिंग पावर, जो कि इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर में क्या होता है स्टूडेंट हमारा, जैसा आ जाएगा HClO, ठीक है, HClO2, HClO3, HClO4। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है स्टूडेंट, जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा वो उतना ही कम ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करता होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर में ये सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब सबसे कम जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग पावर में इसकी होगी, ठीक है, HOCl की। ये याद रखिएगा, इनवर्सली रिलेशन है इनका, ठीक है। जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि देखिए सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर HCl शो कर रहा था यहाँ पे, HClO, तो सबसे हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर इसी की होगी, ठीक है ना। तो याद रखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट कि एसिडिक कैरेक्टर में HOCl4, ये ऐसी चीजें हैं जो 1 मार्क्स में MCQ में भी पूछी जा सकती है आपसे, और या फिर आपको एक्सप्लेनेशंस के लिए भी पूछी जा सकती है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। अब चलिए, अब हम चलते हैं आगे के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है, कुछ आपके पास ड्रॉ करने के लिए आ जाएंगे ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आते हैं वो होते हैं HOCl। HOCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आता है। मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो ड्रॉ करने के लिए आपके पास आ सकते हैं। HOCl आपके पास आ सकता है नंबर 1। नंबर 2 आपके पास स्टूडेंट आ सकता है क्लोरस एसिड का, यानी कि HClO2 का। फिर स्टूडेंट आ सकता है आपके पास HClO3 का। फिर आ सकता है स्टूडेंट आपके पास HClO4 का। देखिए स्टूडेंट ये सारे मैं आपको समझाऊंगा, बस आप ध्यान से देखते रहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए हाइपोक्लोरस एसिड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, HOCl से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम बढ़ेंगे धीरे धीरे इसको आगे लेके, ठीक है, जो होगा HClO2, यानी कि HOClO भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप कैसे बोल सकते हैं HOClO2, इसको बोल सकते हैं HOClO3, ठीक है। तो इससे परेशान मत होइएगा, इस फॉर्म में लिखा, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए HOClO, इसको हम कैसे लिख सकते हैं HOClO2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं HOClO3, ठीक है। चलिए अब हम इसको तो हम HOCl ही लिखेंगे। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 1 मार्क्स में आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बना के दिखा रहा हूं HOCl का स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है स्टूडेंट। देखिए कैसा होता है हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन सेंटर एटम बन के यहाँ पे आ जाएगा एक HCl,
ऑक्सीजन के लास्ट में होते हैं आपके 6, 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया। क्लोरीन के लास्ट में होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और एक एक बॉन्ड से ये दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे और ये भी एक एक बॉन्ड आपस में लिंक हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। देखिए 7 होता है ना, तो यहाँ पे एक इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, इन दोनों के बीच में भी एक बॉन्ड बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास अपने 6 होते हैं, तो एक तो यहाँ चला गया, एक यहाँ लेके जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के पास अपना एक होता है, एक एक से एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास स्ट्रक्चर इसका हाइपोक्लोरस एसिड का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, वो है HOClO। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको बोलते हैं स्टूडेंट हम क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड। अब देखिए जो क्लोरस एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम। क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर बनता है स्टूडेंट थोड़ा सा जिगजैग टाइप का होगा। ClO, यहाँ पे 2 O बनाइए। ठीक है, यहाँ पे अगेन पहले उतना स्ट्रक्चर सेम चलता है कॉमन। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये Cl एज इट इज हो गया। अब आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे 6 लोन पेयर बनाए थे, तो देखिए 4 लोन पेयर तो आप एज इट इज रखिए, 1 2 3 4। तो जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है जिसके बाद अपने लास्ट में 6 थे, ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ ये स्ट्रक्चर तो सेम ही है। अब देखिए मैंने ये 2 लोन पेयर अभी हाइड कर रखे हैं, क्योंकि ये जो 2 लोन पेयर होंगे स्टूडेंट ये ही यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं ना, तो 2 2 4 2 यहाँ पे आएंगे, और इस क्लोरीन के पास अपने लोन पेयर 3 होते हैं, 2 तो ये रहे, एक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए। देखिए क्लोरीन के पास देखा जाए तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, ऑक्सीजन के पास अपने 2 होने थे, 2 और 2 से डबल बॉन्ड और बन गया, और ये आपका जो फॉर्मेट हो गया स्टूडेंट वो हो गया आपका HOClO। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वो है हमारे पास HOClO2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका नेम अगेन मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे इसको। ठीक है, देखिए क्लोरिक एसिड होता क्या है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो भी आप ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले आपने लिखना है क्लोरीन हीरा। ठीक है, इसके पास फिर इसको लिंक करना है आपने ये ऑक्सीजन के साथ, जिसके पास अपने ऑलरेडी फिट से वही है। देखिए उतना स्ट्रक्चर कॉमन बनता जाएगा जितना आएगा। ठीक है, ये तो सेम कॉमन चीज है। देखिए 4 था, ये यहाँ तक कितना है। अब आपको पता है क्लोरीन के पास अपने लोन पेयर कितने हैं, 3, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो 2 रहने दीजिए यहीं पे, बाकी 2 को यहाँ अटैच कर दीजिए और 2 को यहाँ अटैच कर दीजिए। ठीक है, इसके पास अपने 4 अभी भी बचेंगे, इसके पास भी अपने 4 अभी भी रह जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, बस बन गया आपका स्ट्रक्चर, ये आपका HOCl2 का स्ट्रक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आ जाता है, ये आपके पास सीधा पूछ सकता है आपको कि गिवन द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट HOClO3 का। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट वो भी आप देख लीजिए। O ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहां तक का स्ट्रक्चर बिल्कुल सबका कॉमन है। यहाँ पे एक चला गया ऑक्सीजन तो वो इसका लोन पेयर ले गया, फिर इसका ले गया, और फिर यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे स्टूडेंट 3 हो गए, 1 2 3। देखिए इससे आगे क्यों नहीं बन सकता, HOClO4 क्यों नहीं बन सकता, रीजन है क्योंकि क्लोरीन के पास अपने लोन पेयर खत्म हो चुके हैं, तो इसके बाद ये आगे कंपाउंड नहीं बना पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने स्टूडेंट आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए हैं जो कि है ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको डेफिनेटली ये जरूर पढ़ के जाना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे, यानी कि यूज ऑफ हेलोजन में। हेलोजन की इंपॉर्टेंस कहाँ होती है, देखिए हेलोजन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसका कई तरह से यूज किया जाता है। पहला मैं आपको बता दूं, ये यूज होता है आयोडीन, जो कि है वो होता है टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब होता है स्टूडेंट ये एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होता है, एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है जिसको बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। इसमें होता क्या है कि I2 यहां पे लिख देता हूं मैं आपके लिए ट्रिक के लिए, I2 को डिसॉल्व किया जाता है स्टूडेंट, इसमें डिसॉल्व इन एल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, बस अगर आयोडीन को अगर हम अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारा बनेगा टिंचर ऑफ आयोडीन, या जो कि एक एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है स्टूडेंट,
चलिए नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं Cl2 को, ठीक है। Cl2 स्टूडेंट, तो क्लोरीन इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है स्टूडेंट जो कीटाणुनाशक होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम डिस्कस करें तो CHI, ठीक है 3, जो कि एक तरह से आइडोफॉर्म होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, आइडोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म से सेफ है, ठीक है। इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, ये भी एक एंटीसेप्टिक की फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। देखिए कि कितने इंपॉर्टेंट यूज हैं इसके, ठीक है, हैलोजेंस के। इसके अलावा स्टूडेंट क्लोरोफॉर्म का अगर नाम मेरे मुंह पे आ गया था तो मैं आपको बता देता हूं कि क्लोरोफॉर्म, देखिए जब आप क्लोरोफॉर्म को यूज किया जाता है या फिर Cl2 इज यूज्ड फॉर preparation of bleaching powder, अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर एंड क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका यूज होता है। और हम सबको पता है कि क्लोरोफॉर्म किस काम आता है। अगर क्लोरोफॉर्म को अगर हम थोड़ा सा हाई अमाउंट में लेते हैं तो इससे क्या हो जाता है स्टूडेंट, वो बेहोश हो जाता है, ठीक है ना। और अगर बेहोश हो जाएगा और ज्यादा एक्सेस में ले ले तो वो मर भी सकता है। तो क्लोरोफॉर्म का मैं आपको इसलिए ज्यादा नॉलेज नहीं दूंगा, ठीक है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रोलाइट। क्रोलाइट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ Al। तो Al को बनाने के लिए क्रोलाइट का यूज किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए काफी इंपॉर्टेंट यूज हैं जो कि हेलोजेंस के हैं और आपको जरूर पता होने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम देखते हैं स्टूडेंट, वो होगा हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, जो इंटर हैलोजन कंपाउंड आपके स्टूडेंट होते हैं वो कैसे बनते हैं। देखिए जब स्टूडेंट हैलोजेंस में रिएक्ट टू फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड ऑफ द टाइप्स XY, XY3, XY5, XY7। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, देखिए स्टूडेंट याद रखिए, जब हैलोजन अपने आप से ही रिएक्शन करना शुरू कर देता है, अपने ग्रुप के एलिमेंट से रिएक्शन करना शुरू करता है, तो उसे बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। वो काफी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। जैसे कि ये बना सकते हैं XY, ये बना सकते हैं XY3, ये बना सकते हैं XY5, ये बना सकते हैं XY7। अब ऐसा क्यों है कि ये XY3, XY5, XY7 बना सकते हैं? इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको बताया जो हैलोजेंस होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन पावर होती है 1, 3, 5 और 7। 1, 3, 5, 7 के अकॉर्डिंग ही वो इस तरह के इंटर हैलोजन कंपाउंड बना पाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें जो बनने वाले कंपाउंड होंगे वो आ जाते हैं स्टूडेंट आपके ClF, ठीक है स्टूडेंट। इसमें आता है आपका BrF, इसमें आता है स्टूडेंट आपका BrCl, इसमें आता है स्टूडेंट आपका ICl, इसमें आता है स्टूडेंट आपका IBr, इसमें आता है स्टूडेंट आपका IF। अब देखिए स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि आप इसे लर्न कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक ट्रिक है। देखिए स्टूडेंट कैसे, यहाँ पे याद रखिए कि जो हैलोजन कंपाउंड होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं, FCl, Br और I, ठीक है, इस तरह के हैं। एक और भी है एस्टेटीन, लेकिन वो हमारे पास रेडियो एक्टिव है इसलिए हम उसकी ज्यादा बात नहीं करते। तो FCl, Br और I। आपको याद रखना है कि X हमेशा ग्रेटर होगा। देखिए I के साथ F बन सकता है, ठीक है, ये कंपाउंड बन सकता है। देखिए यहाँ पे बन रहा है, I के साथ Br बन रहा है, ये देखिए। I के साथ Cl बन सकता है, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही Br के साथ क्या बन सकता है, Cl, ये देखिए। Br के साथ क्या बन सकता है स्टूडेंट, F, ये देखिए, ठीक है। Cl के साथ कौन बन सकता है स्टूडेंट, F, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको बस इतनी सी ट्रिक याद रखनी है कि X हमेशा बड़ा होगा, Y हमेशा छोटा होगा। डेफिनेटली आप बिल्कुल सही समझें। अगर मैं इसकी अगर बात करूं तो इसमें बड़ा कौन होता है, X हमेशा ग्रेटर होता है। देखिए मैं यहाँ पे ट्रिक में लिख देता हूं कि X इज ग्रेटर देन ऑफ Y, बस इतना से याद रखिएगा आप बस। तो X अगर बड़ा, कोई बड़ा अगर मैं लेना, जैसे क्लोरीन मैंने बड़ा ले लिया, तो क्लोरीन से छोटा कौन है, फ्लोरीन है, कॉमन सी बात है, ये बन गया कंपाउंड हमारा, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं Br, अगर मैं लेता हूं तो Br के साथ मैं F ले सकता हूं, ये देखिए, क्योंकि Br बड़ा है और F छोटा है। तो मतलब X हमेशा बड़ा होगा, फिर उसके साथ जो होगा वो छोटे वाले आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूं एक IF3, देखिए स्टूडेंट ये बन गया। मैं लेता हूं ICl3। स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे बनते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब हम बना देते हैं XY5 के लिए।
तो जैसे ClF5 बन जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे आपका, ठीक है। इसके साथ हम बना सकते हैं BrF5। तो याद रखिए एक्स हमेशा बड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है। IF5, ठीक है स्टूडेंट। इसके कुछ स्ट्रक्चर्स भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल रहा होगा कि कुछ स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो किसके होते हैं? इंटरहैलोजन कंपाउंड के। तो स्टूडेंट मैं भी अभी वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप ये देखिए कि इन कंपाउंडों के साथ कैसे कैसे हम वो बनाते हैं। तो एक्स हमेशा आपका ग्रेटर होगा और वाई आपका हमेशा स्मॉलेस्ट होगा इस ग्रुप का एलिमेंट। जैसे ग्रेटर कौन है? आई ग्रेटर है किससे? BR से। BR ग्रेटर है CL से। CL ग्रेटर किससे? F से। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको पता चला होगा कि इंटरहैलोजन कंपाउंड हमने किस तरह से बनाए। तो चलिए स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि प्रिपरेशंस, फिर इसके बाद देखेंगे हम इनके स्ट्रक्चर्स जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इनके प्रिपरेशन। तो ज्यादा नहीं, एक दो ही मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। प्रिपरेशन ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट, preparations of interhalogen compound. तो first one is Cl2 plus F2. When Cl2 react with F2, it's give 2ClF. देखिए स्टूडेंट, इसके लिए एक कॉमन टेम्परेचर होता है, वो होता है स्टूडेंट 473 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट, देखिए रिमेंबर दैट ये टेम्परेचर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में टेम्परेचर याद नहीं रहता है तो आप यहाँ पे डेल साइन लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसका मतलब ये होता है कि आप वहां पे हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास Cl2 plus 3F2 गिव्स, यहाँ पे बना देगा स्टूडेंट आपका 2ClF3। रिमेंबर स्टूडेंट द टेम्परेचर बिटवीन 573। अगर इन दोनों के बीच का टेम्परेचर अगर आप देते हैं 573 का, तो आपका जो ये कंपाउंड होगा 2ClF3 बन जाएगा स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए इसके अलावा जो और थे कंपाउंड वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें आपको डायरेक्ट टेम्परेचर की भी नीड नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं जैसे I2 plus Cl2। ठीक है, I2 plus Cl2 रिएक्शन करके स्टूडेंट आपके बनाएंगे 2ICl। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से I2 plus 3Cl2 स्टूडेंट आपका बनेगा 2ICl3। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट वन, अगर हम चले Br के कंपाउंड्स बनाने के लिए, तो स्टूडेंट आप बनाएंगे Br2 plus 3F2 gives 2BrF3। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट वन अगर हम जो बनाएंगे वो होगा हमारे पास Br2 plus 5F2 gives 2BrF5। आई होप इतने काफी है आपके लिए समझने के लिए कि किस तरह से कंपाउंड फॉर्मेट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे इनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। देखिए वो काफी इंपॉर्टेंट केस होता है हमारे लिए। तो देखिए अब हम चलते हैं स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे शेप की। कुछ इंपॉर्टेंट शेप है जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो उस शेप में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है स्टूडेंट हमारे पास ClF3, जो मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा देखे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यह है ClF3। सेकंड वन हमने देखा है स्टूडेंट वो है आपका XF5। यहाँ पे X कौन है? देखिए आप परेशान मत होइए, यहाँ पे मैंने X जानबूझ के इसलिए लिख दिया स्टूडेंट कि ये कौन कौन से भी हो सकता है। ये हो सकता है ClF5 के लिए, ठीक है, ये हो सकता है आपका BrF5 के लिए, ये हो सकता है स्टूडेंट आपका IF5 के लिए। तो मैंने इन सबको एक साथ कवर कर दिया, देखिए इसलिए मैंने लिखा है XF5। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड वन हम जो बनाएंगे वो होगा हमारे पास IF7 के लिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए काफी इजी है, अगर आप इसको टफ ना समझिएगा, आप ये काफी इजी है, बस आपको इसको ध्यान से देखना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं बनाऊंगा यहाँ पे वो होगा ClF3 का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ClF3 का जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं टी शेप स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम उसको? टी शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, टी शेप का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? देखिए इतना सा आपको जरूर पता होगा कि जो क्लोरीन है स्टूडेंट, तो क्लोरीन होता है स्टूडेंट हमारे पास 17, 2,8,7। आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से वो ज्यादा से ज्यादा, देखिए मैं अगर क्लोरीन बनाऊं, ये रहा टी शेप स्ट्रक्चर बनता है कैसे, आप उसको भी एक बार समझिएगा। एक लोन पेयर आपका यहां आ गया, एक लोन पेयर आप यहां देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गया। अब आपके पास बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2 एंड 3। तो देखिए टी शेप स्ट्रक्चर्स को इसीलिए बोला जाता है स्टूडेंट। देखिए यहां से इधर और यहां से आप इसको ऐसे बनाएंगे, तो ये कुछ टी शेप स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसको बोला जाता है टी शेप स्ट्रक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बनाने के लिए आ सकता है। IF5 वाले बहुत ज्यादा आते हैं, IF7 बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप
बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली जरूर पता होगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखेंगे स्टूडेंट वो होता है हमारे पास आई या XF5 का स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको बताया कि XF5 में यहाँ पे X क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट। X स्टूडेंट आपके हो सकते हैं Cl, Br और I, इसमें से कोई भी आपका X हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अगेन अगर हम बात करें तो X वही है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो आप अपने 5 इलेक्ट्रॉनों को एडजस्ट कीजिए, तो 1 2 3 4 एंड दिस वन लास्ट इज 5। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन आपने एडजस्ट कर दिए हैं, ये देखिए इसको आपने यहां से यहां, ठीक है, तो ये इस टाइप का एक तरह से क्या हो गया, स्क्वायर बन गया। ठीक है ना, स्क्वायर शेप बन गया। लेकिन याद रखिए एक्स कौन है, एक्स हेलोजन है और हेलोजन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन तो यहां आ चुके हैं स्टूडेंट, 5 यहां आ चुके हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है जिसको आप लोन पेयर में दे देंगे, तो ये आ जाएंगे हमारे पास लोन पेयर। इस स्ट्रक्चर का नाम तक आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट, ये जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट, देखिए नेम तक याद रखने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम बढ़ें तो वो है हमारे पास IF7। ठीक है, अब देखिए IF7 का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले हमने लिखना है I। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये रहा हमारा F, ये हमारा अगेन F F F F F एंड F। देखिए अब आप काउंट कीजिए, 1 I एक है और I के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर दिए। इससे ज्यादा कोई कंपाउंड बना सकता है, यानी IF9 नहीं हो सकता। अब देखिए स्टूडेंट इसको बनाते किस तरह से, देखिए इसको देने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप कर्व शेप डालिए हल्की सी, इतना हो गया। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ले जाइए, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ले जाइए और इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर निकल के बाहर आता है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडियल। ठीक है, क्या बोलेंगे स्टूडेंट हम इसको, पेंटागोनल बाई पिरामिडियल। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडियल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे उस लेवल के क्वेश्चंस जो जेईई मेंस में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उस लेवल का जो पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्टूडेंट, वो है हमारे पास एसिडिक नेचर। देखिए यहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है हमारा, आप उसको बस ध्यान से देखिए। ये हमारा एसिडिक नेचर, देखिए स्टूडेंट आपके पास एसिडिक नेचर में अगर हम बात करें तो देखिए एसिडिक तभी होगा जब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, HF HCl HBr HI। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह के हमारे एसिडिक होंगे। अब देखिए एसिडिक नेचर तो मैंने लिख दिया, लेकिन सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर कौन होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा। देखिए स्टूडेंट ये जरूर याद रखिए, एसिडिक नेचर उसका होता है जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो उतना हाई एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसका साइज छोटा, हाइड्रोजन का भी साइज छोटा। देखिए स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो स्टूडेंट याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आता है और IIT JEE मेंस में डायरेक्ट इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। FClBrI ये आपके ग्रुप 17 यानी हेलोजेंस है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप ये समझिए कि अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे FF, मैं लिख देता हूं ClCl, मैं लिख देता हूं Br और फिर मैं लिख देता हूं स्टूडेंट I और I, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। आपको लगता है कि सबसे ज्यादा होगी फ्लोरीन की, है ना स्टूडेंट, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, इसको तो तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। देखिए सबसे ज्यादा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है स्टूडेंट वो होती है क्लोरीन की। फर्स्ट नंबर पे आता है आपका क्लोरीन। सेकंड नंबर पे आता है आपका स्टूडेंट ब्रोमीन। फिर आता है स्टूडेंट आपका फ्लोरीन। फिर आता है आपका स्टूडेंट आयोडीन। देखिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, Cl2 Br2 F2 I2। अब
जो कुछ क्वेश्चंस आप सबके ब्रेन में बन रहे होंगे स्टूडेंट, वो कौन से हो रहे होंगे मैं आपको बताता हूँ, मैं समझ चुका हूँ। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि अगर इनके बीच में बहुत ही स्ट्रांग अट्रैक्शन है तो इनको तो बहुत ही ईजिली क्या हो जाना चाहिए स्टूडेंट, ब्रेक, इसको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ब्रेक होने के लिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता, उसके पीछे रीज़न देखिए। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। फ्लोरीन होता है स्टूडेंट हमारा 9, 2,7। ठीक है स्टूडेंट, 2,7 होने के रीजन से इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग है स्टूडेंट, वो कितनी है, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की जो काउंटिंग है स्टूडेंट, वो है 7। तो ठीक है, ये रहा फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगेन दूसरा फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप ये समझिए स्टूडेंट, इसके पास अपने लोन पेयर है 3, लोन पेयर है इसके पास, और इसके पास भी क्या अपना लोन पेयर। क्लास 11th में अगर आपने पढ़ा होगा तो सबसे हाई रिपल्शन जो शो करते हैं वो होते हैं लोन पेयर, लोन पेयर। देखिए लोन पेयर यहाँ पे जबकि 3 लोन पेयर है, साइज में इतना छोटा है कि इसका लोन पेयर इसको रिपल करेगा, इसका लोन पेयर इसको रिपल करेगा, इसका लोन पेयर इसको रिपल करेगा। मतलब ये खुद से ही दूर होना चाहते हैं, तो इनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, तो फ्लोरीन को ज्यादा की नीड ही नहीं है, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपल्शन खुद ही करना चाहते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे यही केस तो क्लोरीन के साथ भी हो रहा होगा, लेकिन नहीं। देखिए क्लोरीन का केस समझिए। क्लोरीन होता है स्टूडेंट 17, 2,8,7। उसकी सेल काफी बढ़ चुकी है, काफी बड़ा हो चुका है उसका सेल में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है उसके पास जो अपनी थर्ड सेल आएगी KLM। देखिए यहाँ पे तो KL सेल थी, सेल दोनों की छोटी छोटी थी, यहाँ पे सेल होगी KLM। साइज बढ़ चुका है स्टूडेंट, साइज बढ़ चुका है, इसलिए जो रिपल्शन फोर्स था वो काफी वीक हो चुका होगा। ठीक है, क्योंकि साइज का बड़ा है, साइज बड़े होने के कारण जो रिपल्शन है वो वीक रिपल्शन लग रहा है। रिपल्शन तो लग रहा है लेकिन वीक रिपल्शन हो रहा है, जिसके कारण इसको ब्रेक कर पाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो ब्रोमीन के साथ उसका साइज और ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, साइज उसका अगर बढ़ रहा है, लेकिन देखिए एक लॉ ये भी कहता है कि सपोज आपके पास एक स्टिक है ना, एक स्टिक जैसे इस शेप के जितना मेरा पेन है, ठीक है, इसको ब्रेक करना थोड़ा इजियर होगा, है ना। साइज देखिए, मैं आपको यहां से इस पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए सपोज हमारे पास फ्लोरीन है, उनके बीच में इतना सा बॉन्ड है। ठीक है, क्लोरीन है, उनके बीच में थोड़ा बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, ब्रोमीन के बीच में थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ और बढ़ गई, और आयोडीन के बीच में तो बॉन्ड लेंथ बहुत ही ज्यादा हो गई। ठीक है, ये तो बॉन्ड लेंथ हो गई इनकी। अब आप ये समझिए कि जितनी ज्यादा लंबी स्टिक होगी उसको तोड़ना उतना ही इजियर होगा। इसका मतलब आयोडीन को तोड़ना सबसे ज्यादा इजियर है। ठीक है, इसलिए देखिए आयोडीन सबसे लास्ट मारा, आयोडीन को ब्रेक करना सबसे ज्यादा इजी है। लेकिन आयोडीन से पहले फ्लोरीन क्यों आया, मैंने उसका रीजन आपको दिया, क्योंकि उसमें लोन पेयर है जो कि खुद ही चाहते हैं कि ये टूट जाए। ठीक है ना, इस पे बहुत ही हाई रिपल्शन लग रहा है, इसलिए फ्लोरीन सेकंड नंबर पे आ जाता है वीकनेस में। ठीक है, इससे थोड़ा सा और आगे चले तो ब्रोमीन का सेम कैरेक्टर साइज, जब बॉन्ड लेंथ इतनी इंक्रीज हो रही है, जैसे F की बढ़ गई, Cl की बढ़ गई, Br की बढ़ गई, I की बढ़ गई, तो I तो आपका सबसे वीक पे आ गया, फ्लोरीन उसके बाद, फिर Br और फिर फाइनली आपका Cl क्यों होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि KLM हमारे पास सेल है, तो M शेल काफी दूर हो चुकी है, रिपल्शन काफी वीक लगेगा इसमें। अगर रिपल्शन वीक लगेगा तो इसको ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा आपको बॉन्ड एनर्जी को डिसोसिएशन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्लोरीन को ही होती है ब्रेक होने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका कुछ सीक्वेंस होगा हमारे पास, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। ये परफेक्ट पैटर्न है स्टूडेंट, और ये कई बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में, जेईई मींस में डायरेक्टली आ चुका है। ओके स्टूडेंट, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं स्टूडेंट, और हम डिस्कस करेंगे, वो होगा एसिटिक कैरेक्टर। हमने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट, देखिए जो कि हमने पीछे भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब स्टूडेंट हम डिस्कस कर लेते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है।